हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर नंबर चल रहा है 3। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सो क्लास 11th के 3rd चैप्टर पे हैं। एंड कल के लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था एंड हम पहुंच चुके हैं मेंडलीव पे। मेंडलीव इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पर सोचने की बात है, क्यों ऐसा क्या किया यार? इस बंदे ने पीरियोडिक टेबल के ऊपर इतना काम किया है कि कोई और साइंटिस्ट इतना ज्यादा रिनॉन्ड नहीं है जिसने पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम किया हो। ठीक है ना? तो इसी बात के लिए मेंडलीव सबसे ज्यादा फेमस है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फाइन। सो बहुत ही ध्यान देने वाला टॉपिक है। आज हम सिर्फ और सिर्फ मेंडलीव करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है ना? फाइन। तो सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट समझेंगे। इसमें जो बेसिकली स्टेटमेंट दी दैट वाज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are the periodic function of increasing atomic mass। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मैंने दो चीजों को यहां पे अंडरलाइन किया है। इसने बोला कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन। फाइन। डू यू नो द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? पीरियोडिक मतलब विच इज रिपीटेटिव आफ्टर सम टाइम। जो चीज कुछ टाइम बाद रिपीट होती जाए उसे हम पीरियोडिक बोलते हैं। ठीक है ना? स्कूल में नहीं होता पीरियड। पीरियड का मतलब क्या है? कुछ टाइम बाद जो रिपीट हो जाए, 40 मिनट बाद अगर नया पीरियड आ जाएगा। क्लियर? तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यानी कि इसका मानना है कि अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को लगाते जाएंगे तो वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगे। फाइन। ऐसा ही सेम सी ही बात न्यूलैंड ने बोली थी, पर इस बंदे ने काफी ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बात करी क्योंकि इस बंदे ने दो चीजों को अपना बेसिस माना। लेट मी टेल यू द बेसिस। फर्स्ट बेसिस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मेरे को जगह काफी ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बनाने वाला हूं। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बनाने वाला हूं बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि कहां से एक्चुअली में ओरिजिनेट हुआ और क्यों ये बंदा फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। कुछ तो इसने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया होगा, इसलिए हम पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। ठीक है ना? तो पहली चीज जो है वो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाएंगे। दूसरी चीज जो इस बंदे ने करी वो थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसने एलिमेंट्स के ये दो बिहेवियर्स पढ़े। हर एलिमेंट का इसने एटॉमिक मास जान के उसे अरेंज करने की कोशिश करी एंड दूसरी बात उसकी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी। हुआ क्या जब उसने ऐसा किया? स्टेटमेंट लिख लिया आपने? स्टेटमेंट लिख ली। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। मेरे को ये जगह चाहिए थोड़ी सी। फाइन। तो जब उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट किया तो व्हाट ही हैज सीन इज कि भाई इस तरीके का कंपाउंड बनता है। आरएस कोई एनी एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये वाले टाइप का कंपाउंड बना सकता है। ये बना सकता है, ये बना सकता है, इस तरीके से उसने 8 अलग अलग वैरायटी बनाई अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन। RH, RH2, RH3, RH4, RH5, RH5, 6, 7, 8। क्लियर? एंड उसने इसी के हिसाब से ऑक्सीजन का भी बता दिया, लाइक R2O, RO, R2O3, RO2, this is R2O5, this is RO3,
R2O7 एंड RO4। उसमें बोला कि ये लोग जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके का बनाएंगे। सपोज किसी एलिमेंट का हमें हाइड्रोजन के बारे में पता चल रहा है पर ऑक्सीजन के बारे में नहीं पता चल रहा, तो उसने दोनों के बिहाफ पे इस तरीके से क्या बना दिए, 8 ग्रुप बना दिए। ठीक है ना। इन 8 वर्टिकल लाइंस को बेसिकली क्या बोला जाता है, ग्रुप्स बोला जाता है। 8 वर्टिकल लाइंस को क्या बोला जाता है, ग्रुप्स। एंड बिल्कुल एंड पे उसने नाम रख दिया एक जीरो ग्रुप। फाइन। तो अल्टीमेटली कितने ग्रुप हुए, अल्टीमेटली हुए 9 ग्रुप्स। ध्यान रखते जाना, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। कितने ग्रुप हुए, 9 ग्रुप्स हुए। तो इस तरीके से वो जो था हर एक एलिमेंट को उसने कैटेगराइज करने के लिए अपनी पार्टीशनिंग बना दी। लो जी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। एंड ये हमारा, इसको 9 नंबर नहीं लिखना, क्या लिखना है, ये दिस इज नोन एज जीरो ग्रुप। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0। याद रखिए देयर इज नो 9th ग्रुप। नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 9, नंबर ऑफ ग्रुप्स 9 है, टोटल ग्रुप्स 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 0। क्लियर, कोई दिक्कत, वो है आपके पासवर्ड की तरह, बिल्कुल फाइन। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट था उसके पास सबसे छोटे मास के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन। तो उसने हाइड्रोजन को अरेंज किया यहां। आप खुद सोच के देखो, आर की जगह पे एच पुट करके देखो, यहां आर की जगह पे एच पुट करो, ये क्या बन गया, H2 बन गया। होता है कि नहीं होता, होता है। आर की जगह पे एच पुट करो, देखो क्या बन गया, H2O। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का क्या बनता है, H2O ही तो बनता है। बिल्कुल सही बात है यार, बंदा ही सही है यार। ये तो कितना ज्यादा टेक्निकल बात कर रहा है, मेंटली भी यार कितनी ज्यादा टेक्निकल बात कर रहे हो। देखो H का H के साथ H2 बिल्कुल, HO के साथ H2O बिल्कुल, यानी कि हाइड्रोजन तो पक्का पहली लाइन में आना चाहिए भाई। अब इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट था वो था हमारे पास लिथियम। याद करिए, न्यूलैंड में कल ही पढ़ा था हमने। दूसरा एलिमेंट जो था हमारे पास वो क्या था, लिथियम। तो लिथियम का जब उसने चेक किया तो उसने देखा कि लिथियम का जो हाइड्राइड बनता है वो LiH टाइप का बनता है एंड लिथियम का ऑक्साइड Li2O टाइप का बनता है। लिथियम का जो हाइड्राइड है वो LiH बनता है एंड ऑक्साइड Li2O बनता है। देखो किसके साथ मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा था इसके साथ, क्योंकि लिथियम का हाइड्राइड LiH होता है एंड लिथियम का ऑक्साइड Li2O होता है। जब उसने बना के देखा उसे पता चल गया कि ये तो कुछ इस तरीके का है। अब जब इस तरीके का है उसे पता चल गया तो उसने लिथियम को इसके नीचे ही रख दिया, इतनी जगह खाली छोड़ दी एंड वहां रख दिया। अब उसके बाद अगला बंदा आया बेरिलियम। बेरिलियम का जब उसने ऑक्साइड बनाया वो बना BeO टाइप का, यानी कि इस टाइप का। तो उसने रखा बेरिलियम को यहां। जब बोरॉन का बनाया तो B2O3 टाइप का यहां आ गया, कार्बन आ गया, ये जगह खाली है ऊपर। फिर नाइट्रोजन का N2O टाइप का, फिर ऑक्सीजन का बनाया, फिर फ्लोरीन का, एंड देन उसके पास कोई एलिमेंट नहीं था। फ्लोरीन के बाद जो उसके पास एलिमेंट था वो था सोडियम। ठीक है ना। तो सोडियम का जब उसने चेक किया तो उसने बनाया ये कि सोडियम का जो हाइड्राइड बनता है वो NaH टाइप का होता है, सोडियम का जो ऑक्साइड होता है वो Na2O टाइप का होता है। तो उसने सोडियम को यहां रखा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, एंड यहां आ गया पोटाशियम, कैल्शियम। यहां तक तो मैंने सेट कर दिया जैसे कल हमने मेंडली में और क्या नाम है उसका, न्यूलैंड में सेट कर दिया था। ठीक है ना, फाइन, कोई दिक्कत। कैल्शियम तक तो सेट कर दिया। अब हुआ क्या, ठीक है ना, इस बंदे ने इस तरीके से रखा, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। अब इस बंदे ने एक और काम क्या किया, एल्यूमिनियम के नीचे एक स्पेस खाली छोड़ी। मैं आपको चेक करवाता हूं एक्चुअली में ये स्पेस खाली कैसे छोड़ी। बड़ी सिंपल सी बात है। सपोज मेरे पास जो अगला बंदा है, ठीक है ना, जो मेरे पास अगला बंदा है जिसका मास अगला है, ठीक है ना, फाइन, उसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच कर रही है। भाई मेरे पास जो कैल्शियम से भारी चीज है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इस लाइन से मैच कर रही है। मान लीजिए कि मेरे पास कैल्शियम के बाद जो बंदा X है, कोई भी बंदा है X, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टीज फिफ्थ के साथ मैच कर रही हैं। तो ये बंदा दो चीजों को देख रहा है ना, एक तो मास बढ़ना चाहिए, मास बढ़ गया। कैल्शियम से जस्ट इमीडिएट बाद में जो मेरे पास मास अवेलेबल है
वो 5th लाइन का बंदा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 जगह खाली छोड़ दूंगा, मैं यहाँ पे 2 जगह खाली छोड़ दूंगा। मानते हो ये बात? ठीक है ना? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आपने एक फंक्शन अरेंज किया हुआ है, आपने एक फंक्शन अरेंज किया हुआ है। पहली लाइन में 10 कुर्सियां चीफ गेस्ट की हैं और आपने 10 चीफ गेस्ट बुलाए हुए हैं, आपने 10 चीफ गेस्ट बुलाए हुए हैं, पहली 10 कुर्सियां चीफ गेस्ट की हैं। उसके बाद उसके साथ जो 11वीं चेयर है वो नॉर्मल लोगों की है, उसके साथ कोई भी बैठ सकता है, 11वां बंदा बैठ सकता है। ठीक है ना? तो आपने जो ऑर्डर बनाया हुआ था उसमें एक 9वां पर्सन जो है अभी फिलहाल गायब है, अभी आया नहीं है। तो क्या करोगे? अरे उसकी जगह छोड़ के रखोगे ना कि वो आएगा और वो इस प्रॉपर्टी में बैठ सकता है। बिकॉज जो 11वां बंदा आया, जो एक्चुअली में 10वें नंबर पे आ गया, लिस्ट के अकॉर्डिंग वो 10वें नंबर पे आ गया एंटर करते टाइम, पर वो बंदा तो वो था जो नॉर्मल पर्सन था, तो बैठेगा तो वो 11वीं सीट पे ही ना, वो वीआईपी सीट को छोड़ के ही बैठेगा। इज दैट थिंग क्लियर? कैल्शियम के बाद जो मास अवेलेबल था वो प्रॉपर्टीज में इसके जैसा था। हमें दोनों चीजें देखनी है। देखो न्यूलैंड की यही गलती थी। न्यूलैंड कह रहा था मास के अकॉर्डिंग लगा दो, बस इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इस तरीके से लाइन से लगा दो। तो होता क्या था कि कैल्शियम के बाद हमने जो एक्स था वो यहां रख दिया, अब एक्स इसके साथ मैच नहीं कर रहा। कल यही तो प्रॉब्लम आया था कि जो नया बंदा आया है वो एक्चुअली में अपने से ऊपर वाले के साथ मैच ही नहीं कर रहा। पर यहां बहुत काम टेक्निकल चल रहा है कि कैल्शियम के बाद जो आया वो प्रॉपर्टीज में इसके साथ है, तो इसको छोड़ दो, ये 2 जगहों को छोड़ दो और यहां भरो। इसका मतलब अगला बंदा वहां आ गया, तो यहां इसने क्या कर दिया, खाली स्पेस छोड़ दिया। एंड खाली स्पेस छोड़ने के साथ साथ इसने यहां पे लिख दिया एक्का एल्यूमिनियम। क्या लिख दिया? एक्का एल्यूमिनियम। एक्का एल्यूमिनियम का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जो एल्यूमिनियम जैसा होगा। क्या बोला इसने एक्का एल्यूमिनियम के लिए? एक ऐसा एलिमेंट जो एल्यूमिनियम जैसा होगा, उसे एक्का एल्यूमिनियम बोल दिया। देन यहां पे इसने लिख दिया एक्का सिलिकॉन, एक ऐसा एलिमेंट जो सिलिकॉन जैसा होगा। एंड बाद में दीज एलिमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एज गैलियम एंड जर्मेनियम। यहां गैलियम हुआ, यहां जर्मेनियम हुआ। मजे की बात सुनाता हूं, मेंडलीव ने इनकी सारी प्रॉपर्टीज बता दी थी कि यहां जो बंदा आने वाला है उसकी ये प्रॉपर्टीज होने वाली हैं। मैं अभी इसके बाद डिस्कस भी करूंगा सारी की सारी प्रॉपर्टीज कंपेयर करा के। एंड एग्जैक्टली हूबहू वही प्रॉपर्टीज गैलियम की आई, एंड जो प्रॉपर्टीज उसने एक्का सिलिकॉन की बताई थी वही हूबहू जर्मेनियम की आई। इज दैट क्लियर? तो ये बंदा यार काफी ज्यादा जबरदस्त रहा जगहें खाली छोड़ने के मामले में। ठीक है ना? बिकॉज जगह खाली छोड़ने का इसके पास एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। क्या? कि कैल्शियम के बाद जो मास अवेलेबल है, कैल्शियम के बाद जो मास अवेलेबल है वो यहां आना चाहिए। कैल्शियम के बाद जो मास अवेलेबल है वो यहां आना चाहिए। इस तरीके से जब वो रख रहा था तब उसे बड़ा बड़ा सिंपल सा फंडा है। सपोज, बड़ी सिंपल सी बात है, एक और समझाता हूं। सपोज एक्स के बाद आपके पास कोई वाई मास अवेलेबल है एंड वाई की प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच करती है। ठीक है ना? तो आप वाई को यहां रखोगे बिकॉज आप 2 चीजों को चेक कर रहे हो, मास बढ़ना चाहिए और प्रॉपर्टी भी मैच करनी चाहिए। तो फिर से एक जगह खाली हो गई। इस तरीके से उसने काफी ज्यादा ब्लैंक स्पेसिस छोड़े एंड ब्लैंक स्पेसिस छोड़ के उनके नाम तक रख दिए कि भाई ऊपर वाले के साथ मैच करेगा। क्लियर? खैर यहां पे कोई जगह नहीं छोड़ी थी, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि वो कर कैसे रहा है। वो कर ऐसे रहा है कि अगला मास एंड उसकी प्रॉपर्टी चेक कर रहा है, ऊपर जिसके साथ प्रॉपर्टी मैच करके वहां रख रहा है, बीच में बाकी जगह क्या कर रहा है, खाली छोड़ रहा है। ठीक है ना? एंड जो जो जगह खाली छोड़ रहा है उसको बोल रहा है ऊपर वाले के साथ मैच करेगा, एंड डेफिनेटली मैच करता है, डेफिनेटली मैच करता है, कोई दिक्कत। अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो अब तक 2 बेनिफिट्स हो चुके हैं इस बंदे के। एक तो ये बंदा इतना ज्यादा सिस्टमैटिक है, क्या खूब बात कर रहा है, पूरी जबरदस्त तरीके से सिस्टमैटिकली चल रहा है। दूसरी बात, ठीक है ना, मतलब ये ऐसे तुक्के थोड़ी मार रहा है टॉप राइडर की तरह, अच्छा पहले और तीसरे का मार्क्स निकालना जरा, ऐसा थोड़ी कर रहा है यार। ठीक है ना? मतलब पूरी टेक्निकल बात कर रहा है यार कि देखो मास बढ़ाओ, प्रॉपर्टी मैच करो। ठीक है ना? पहली बात तो पूरा सिस्टमैटिक चल रहा है। दूसरी बात, ये जो स्पेसिस छोड़ने की बात है ये तो बड़ी जबरदस्त तरीके से इसने अप्लाई करी है। क्लियर? तो 2 बातें इसकी बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई हैं। तीसरी बात है इसकी जीरो ग्रोथ। इसने बोल दिया कुछ ऐसे एलिमेंट भी आएंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट भी आएंगे जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। सम एलिमेंट्स
will be discovered in future which won't react or combine with hydrogen and ऑक्सीजन, एंड उनको हम रखेंगे जीरो ग्रुप में। एंड आपको पता है आज की डेट में उन्हें नोबल गैसेस बोला जाता है। हीलियम, हाइड्रोजन नहीं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये लोग आज की डेट में नोबल गैसेस के नाम से जाने जाते हैं। यस, सच में ऐसे एलिमेंट आए, सच में। इसने कुछ नहीं बताया, इसने एलिमेंट नहीं बताया, पर इसने ग्रुप बना दिया, एक्स्ट्रा ग्रुप बना दिया, जीरो ग्रुप, कि ऐसे लोग आएंगे जो कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, और ये बात सच हो गई। तो ये बंदा थर्ड सबसे बड़ी बात हो गई इसकी, जो बहुत ज्यादा सही हो गई। एंड देन इसके टेबल की अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी इसको और बात कर लेते हैं। ये 9 ग्रुप्स बन गए हैं, ठीक है ना। तो जब ये बना रहा था तब ये ऐसे एलिमेंट्स जब अरेंज कर रहा था, 63 एलिमेंट्स थे इसके पास, ठीक है ना। ही वाज हैविंग 63 एलिमेंट। जब वो अरेंज कर रहा था तो काफी ज्यादा लंबी लाइनें बन गई थी, ठीक है ना। इस चीज को हम बोलते हैं ग्रुप्स, वर्टिकल चीज को बोलते हैं ग्रुप्स, एंड इस चीज को बोलते हैं हम पीरियड्स, ठीक है ना। मतलब बेसिकली ये जो नीचे की तरफ चल रहा है ये पीरियड्स होते हैं, ये जो इधर की तरफ चल रहा है ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ग्रुप तो बेसिकली कितने हैं, 9, एंड पीरियड, जब ये एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर रहा था, काफी जगह बीच में खाली छोड़ रहा था, तो जब पहली बार इसने पीरियोडिक टेबल बनाया था ना, तो 12 पीरियड बन गए थे। याद रखिए, मेंडलीव ने एक बार पीरियोडिक टेबल नहीं दिया। एक बात ये भी याद रखना बहुत इंटरेस्टिंग है, मेंडलीव ने एक बार में पीरियोडिक टेबल नहीं दिया है, मेंडलीव ने अपने ही पीरियोडिक टेबल को बार बार करेक्ट किया हुआ है। तो पहली बार जब इसने पीरियोडिक टेबल दिया था, अगर आप गूगल पे सर्च करो तो भी आपको मिल जाएगा, इसका पीरियोडिक टेबल मिलेगा जिसमें 12 पीरियड थे, ठीक है ना। यानी कि ऐसे करके ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी हो गई है, ये तीसरी हो गई है, ये चौथी हो गई, तो ऐसे करके टोटल आपको 12 लाइनें मिल जाएंगी। पर फिर इसने क्या किया, इसने उनको रिड्यूस करने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो रिड्यूस करके उसने क्या किया, हर एक की फोर्थ लाइन में सब ग्रुप्स बना दिए, फोर्थ में इसने सब ग्रुप बना दिए, क्लियर। एंड फिर इनका नाम कैसे रख दिया कि दिस इज 1A, दिस इज 1B, दिस इज 2A, दिस इज 2B। कोई दिक्कत, रोमन में नाम रख दिए 1A और 1B। जैसे बहुत सारे एलिमेंट, फिर अगर मैं पहले इसको पूरा करूं, यहाँ कॉपर रख दिया था इसने, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऊंचा और इसको थोड़ा सा नीचा बनाया जाता है, वैसे लिख सकते हो आप साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आरबी आ जाएगा, यहाँ पे सीसीएम आ जाएगा, रोबीडियम आ जाएगा, यहाँ पे सिल्वर आता है, यहाँ पे गोल्ड आता है। अगर मैं पहली लाइन को पूरा करूंगा, दूसरी को भी कर देता हूँ, बेटा मांगे कास्ट टूटर बाप राजी, यानी कि दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। एंड अगर हम यहाँ पे पूरा करें तो दिस कम्स आउट टू बी जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है ना। बनाने को सारा बनाया जा सकता है, बनाएंगे, कल बनाएंगे पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल, बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। तो यार इसने क्या किया कि इतनी ज्यादा जो लंबी लंबी लाइनें नीचे तक 12 तक जा रही थी ना, उसको इसने रिड्यूस करने के लिए एक एक में 2-2 रखने स्टार्ट कर दिए। एक एक में 2-2 की प्रॉब्लम को बचाने के लिए इसने पता क्या किया, पार्टीशन बना दिया, 1A 1B 1, 2A 2B, 3A 3B, ठीक है ना। और ये आज की डेट में बहुत ज्यादा अच्छा फेमस क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, कि इसके 1B का जो एलिमेंट है वो आज के पीरियोडिक टेबल में कौन सा नंबर है, ठीक है ना। तो ये हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करते टाइम इसको रिलेट करेंगे कि ये 1B जो है आज की डेट में 11वीं लाइन है, ये जो 2B है आज की डेट में 12वीं लाइन है, ठीक है ना। एंड ये जो 3B है ये आज की डेट में तीसरी लाइन, मतलब इस चीज को हम बेसिकली करेंगे रिलेट, ठीक है ना, कि 3B आज की डेट में तीसरी लाइन है, पर ये आज की डेट में 11वीं लाइन है। फाइन, तो आज का पता है ना, आज का जो पीरियोडिक टेबल है देखा होगा आपने, बिल्कुल डेफिनेटली वो 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स वाला, बिल्कुल उसके साथ हमें इसे करना होता है रिलेट। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। तो ये बंदा अपनी सिस्टेमैटिक स्टडी के कारण, देखो बात करते हैं, रिकॉल करते हैं सारे का सारा सिस्टम। पहली बात सिस्टेमैटिक स्टडी, दूसरी बात कुछ स्पेसिस छोड़ना, एंड तीसरी बात जीरो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है ना। एंड चौथी बात, मतलब बेसिकली ये तो पहली में भी कह सकते हैं सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट में, वरना दोबारा भी समझा सकते हैं, ठीक है ना, कि पूरा एक कह सकता हूं टेक्निकल तरीके से टेबुलर अरेंजमेंट बनाना, ठीक है ना। फाइन, एंड उसी इस ये इतनी तगड़ी स्टडी के कारण ही
मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? नाउ बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। लेट्स हैव इट। तो लिख लेते हैं इसके मेरिट्स। सबसे पहला, सिस्टेमैटिक स्टडी। दूसरा, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स लाइक एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। स्पेसिस छोड़ने, स्पेसिस छोड़ के क्या होगा, नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे। ठीक है ना? तो डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तीसरा, इंट्रोडक्शन टू जीरो ग्रुप। बिकॉज ऐसा कहने वाला ये पहला बंदा था कि ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इससे पहले ये बात तो किसी ने नहीं बोली। ठीक है ना? तो ये 3 हो गए हैं। एंड फोर्थ एक बहुत अच्छा इसका मेरिट है। ठीक है ना? फोर्थ मेरिट, करेक्शन ऑफ मासेस। करेक्शन ऑफ मासेस। जैसे बेरिलियम का मास पहले 13.5 पढ़ा जाता था, इसने बोला कि ये बात गलत है, इसका मास एक्चुअली में 9 है। बेरिलियम का मास पहले 13.5 पढ़ा जाता था, जो कि अब मास कितना है इसका, 9 है। इसने ऐसे मासेस भी करेक्ट किए थे। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं टेक्निकली इसने ये काम कैसे किया, बहुत आसान है। आप एक काम करो, आप एक पन्ना पीछे जाइए एंड ये सर्च करिए, कल आपने बेरिलियम कौन से नंबर पे लिखा था? कल आपने लिखा था हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, न्यूलैंड में। फाइन, बिकॉज वो इतना बंदा सिस्टमैटिक नहीं था यार। ठीक है ना? हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, उसका तीसरे नंबर पे बेरिलियम था। एंड अपना आज देखो कौन से नंबर पे बेरिलियम बन रहा है, 2। अपना बन रहा है 2 नंबर पे। ठीक है ना? तो आपको मैं एक बात बताता हूं, हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 यानी कि 2 चैप्टर पीछे एक बात पढ़ी थी, इक्विवेलेंट मास। ठीक है ना? तो एक्चुअली में एटॉमिक मास जो है वो है इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है ना? मैं थोड़ी सी स्पेस और बना लेता हूं, ये 9 सही है। एंड एटॉमिक मास जो है वो है इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है ना? इक्विवेलेंट मास बेरिलियम का है 4.5। पहले वैलेंसी फैक्टर 3 पढ़ा जाता था। क्यों? याद देखिए, कल वो तीसरी लाइन में है। पहले वाले की वैलेंसी 1, दूसरे की वैलेंसी 2, तीसरे की वैलेंसी 3। कल वो तीसरी लाइन में था। जब हम 3 भरेंगे ना यहाँ पे, तो ये आंसर आ जाएगा। पर आज पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के तो नीचे लिथियम आता है। भाई इतनी जगह तो सारी क्या होती है, खाली। क्यों? बिकॉज लिथियम की प्रॉपर्टीज वही है जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है। अल्टीमेटली बेरिलियम दूसरे नंबर पे ही आ गया, और जब दूसरे पे भरा तो ये वैल्यू सिर्फ 9 आई। अगर 3 भरते तो 13.5 आता। ऐसे कुछ मासेस इस बंदे ने करेक्ट। मेंडलीव, चौथी सबसे बढ़िया बात, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। क्लियर? सो ये सारी बात हो गई है इसके एडवांटेजेस की, बहुत ही जबरदस्त है, काफी बार लिखने के लिए आते हैं सब्जेक्टिव पेपर में। ठीक है ना? एंड ऑब्जेक्टिव में तो यार बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, धुरंधर क्वेश्चन बनते हैं मेंडलीव के ऊपर। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं डिसएडवांटेजेस के लिए। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज करने से पहले मैं इसे इरेज कर दूं जरा। लेट्स हैव सो डीमेरिट्स। सबसे पहला डीमेरिट, भाई इस बंदे ने ना यहां चौथी लाइन में ये 3 बंदे चिपका दिए एक ही स्लॉट में। न्यूलैंड ने तो 2 चिपकाए थे, इसने 3 चिपका दिए। अच्छा सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा इसे। कल हमने बात करी थी कि मैं आपको बताऊंगा एक स्लॉट में 2 लोग क्यों रखे जाते हैं वो, या इसने 3 क्यों रख दिए होंगे। क्योंकि एक्चुअली में जब वो मास देखता है ना, तो इनका मास लगभग सेम है। ठीक है ना? अगर आप बात करो ना क्वार्ट और निकल की, बोथ आर 59 है, बोथ आर 59। अब मास दोनों का सेम है। अच्छा तुम प्रॉपर्टीज चेक करो ना, लगभग प्रॉपर्टीज भी सेम आती है। ठीक है ना? चक्कर क्या है, दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का फर्क है। अब ये तब पता चलता है जब अब तो हम बहुत ज्यादा टेक्निकली जान चुके हैं। ठीक है ना? अब चीजें बहुत डिस्कवर हो चुकी हैं, उनके टाइम पे इतनी चीजें डिस्कवर नहीं हुई थी।
तो वो जब प्रॉपर्टीज चेक कर रहे थे तो वो देख रहे थे निकल की वैलेंसी भी 2 आ रही है, कोबाल्ट की भी 2 आ रही है, निकल भी Na2O कंपाउंड NiO कंपाउंड बना सकता है, कोबाल्ट भी बना सकता है, निकल +3 देके Ni2O3 बना सकता है, कोबाल्ट भी बना सकता है, निकल और कोबाल्ट का मास भी सेम है। तो इस वजहों के कारण उन्हें लगता है कि ये शायद एक ही चीज है, तो वो उनको एक ही जगह पे रख देता है, ठीक है ना। 2 अलग अलग टाइप के सैंपल्स जो है उनको वो एक ही स्लॉट में रख देता है कि मेरे को लगता है शायद ये दोनों सेम ही है, बिकॉज दोनों सेम वैलेंसी दिखा रहा है, सेम ही लगभग इनका मास है। इस चक्कर में इनसे ये हो जाती हैं गलतियां, ठीक है ना। फाइन, कोई दिक्कत। तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ, प्लेसिंग मोर देन वन एलिमेंट इन वन स्लॉट, एक स्लॉट में एक से ज्यादा बंदा रखना, कोई दिक्कत, क्लियर। सेकेंड थिंग जो ये नहीं बता पाया, दैट इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके रखेंगे इस पॉइंट को। भाई माना कि इतना रिपीट होने के बाद लिथियम इसके जैसी प्रॉपर्टीज दिखाता है, एंड पूरा घूम के आने के बाद सोडियम इसके जैसी प्रॉपर्टी दिखाता है, पर क्यों? कॉज, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी में तो चीजें रिपीट हो रही हैं, पर क्यों रिपीट हो रही हैं? ऐसी क्या चीजें जो रिपीट हो रही है उनके अंदर, किस वजह के कारण ये लोग सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं? ये तो इसने नहीं बताया, बताएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताएगा, ये बंदा नहीं बता पाया, पर कल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो सब कुछ बता देगा। तो इस बंदे का तो हो गया ये ड्रॉबैक, क्योंकि ये बंदे ने तो नहीं बताया कि लिथियम सोडियम एक जैसे हैं, मान लिया, पर क्यों एक जैसे हैं ये तो बता दो यार, ठीक है ना। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज नॉट एक्सप्लेन्ड। तीसरी बात, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। याद है आइसोटॉप्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास। हाइड्रोजन के 3 मासेस हैं, हाइड्रोजन का मास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो तुमने 1 वाला क्यों लिया भाई? तुमने 2 मास वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखा? ऑक्सीजन का मास तो 14 भी होता है, ऑक्सीजन का मास तो 18 भी होता है, तो यार ये वो वाला मास क्यों नहीं लिखा तुमने? कार्बन का मास 14 होता है, तो तुम 12 वाला क्यों ले रहे हो? अगर 14 वाला लेते तो नाइट्रोजन के बराबर आता, तुम 12 वाला क्यों ले रहे हो? ठीक है ना। तो और दूसरी बात, जब हमारा मुद्दा मास है ना, हमारा मुद्दा मास है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लगा रहे हैं, जब हमारा मास ही मुद्दा है तो तुम हाइड्रोजन के तीनों को लोग क्यों नहीं ले रहे हो? कार्बन के तीनों लोग क्यों नहीं ले रहे हो? तीनों लिखो यहाँ पे, 12 वाला भी लिखो, 13 वाला भी लिखो, 14 वाला भी लिखो, सारे के सारे आइसोटॉप्स आपने क्यों नहीं मेंशन किए? ठीक है ना, ये सब बताएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, कि सारे के सारे क्यों नहीं लिखे गए। तो ये हो गया थर्ड इसका डीमेरिट, कि सारे के सारे आइसोटॉप्स इसने क्यों नहीं लिखे। देन इंक्रीजिंग atomic mass is not strictly followed, जिसको अनॉमलस पेयर्स भी बोला जाता है, यानी कि हल्के बंदे पीछे चले गए, भारी बंदे हैवी एलिमेंट्स आगे आ गए, ऐसा भी बहुत जगह पे हुआ है, ठीक है ना। यानी कि मास जो हम बात कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रहेगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रहेगा, ये इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज अ ग्रेटेस्ट लिमिटेशन, जो अभी तक लिमिटेशन है, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। फाइन, इसको मैं थर्ड एंड फिफ्थ पॉइंट बना देता हूं, आई हैव लेस स्पेस। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो आज भी लिमिटेशन है भाई, बिकॉज हाइड्रोजन सारी प्रॉपर्टीज इसके जैसी नहीं दिखाता है, हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज तो फ्लोरीन क्लोरीन जैसी हैं। अब इसका क्या करें यार, ये तो वहां रख दिया आपने, ये तो आज की डेट में भी हमारी लिमिटेशन है, कोई दिक्कत। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ मेंटली पीरियोडिक टेबल। फाइन, आई होप दिस ऑल मस्ट बी क्लियर। सारे का सारा मेंटली कर लिया, काफी ज्यादा टेक्निकल तरीके से हमने इसे समझ लिया है। देखो ये बंदे ने पूरा सिस्टमेटिकली दिया, बिकॉज 2 चीजों का ध्यान रखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ। ये क्वेश्चन आता होता है कि कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा,
ठीक है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। क्लियर। देन कुछ एलिमेंट डिस्कवर किए एल्यूमिनियम सिलिकॉन जैसे, देन जीरो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, देन एटॉमिक मासेस करेक्ट किए। क्लियर, जैसे बेरिलियम का मास करेक्ट किया था। देन जो जो इसकी गलतियां हुई, एक स्लॉट में एक से ज्यादा बंदा, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, क्यों चीजें रिपीट हो रही है ये नहीं बता पाया, आइसोटॉप सारे के सारे क्यों नहीं रखे गए मासेस, एंड हाइड्रोजन का पोजीशन जो कि इसके साथ भी सिमिलर है, एंड इंक्रीजिंग एटॉमिक मास स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एका एल्यूमिनियम एंड जो बाद में डिस्कवर हुआ गैलियम, उसकी प्रॉपर्टीज की, कि हाँ वो कितनी का मैच कर रही थी। लेट्स हैव इट। तो मैं यहाँ पे बेसिकली मेंशन कर देता हूँ वैसी स्पेस बना के, एक्टा एल्यूमिनियम एंड यहाँ मैंने लिख लिया है गैलियम। ठीक है ना। अगर हम बात करें मास की, ठीक है ना, तो एक्टा एल्यूमिनियम का मास बताया गया था 68, जबकि गैलियम का मास है 70, लगभग लगभग सेम। ठीक है ना। एक्टा एल्यूमिनियम की डेंसिटी, ये मास है, डेंसिटी जो बताई गई थी, जो मेंटली ने बताई थी, वो थी बताई थी 5.9 एंड ये आई 5.94। ठीक है ना, यानी कि ये भी लगभग लगभग सेम। इसने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो आएगा, एंड सच में 30 डिग्री सेल्सियस आया। आपको याद होगा गैलियम तो हाथ में पिघल जाता है गर्मियों में, ठीक है ना, फाइन, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस तो अपने इंडिया में बहुत आम है। ठीक है ना। एंड देन बात करें अगर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाने की, तो इन्होंने बोला था कि ये बेसिकली E2O3 टाइप का बनेगा, एंड यस ये इसी तरीके का बना है। एंड अगर क्लोरीन के साथ कंपाउंड की बात करें तो इसने बोला था ECl3 बनेगा, बिल्कुल GaCl3 बना। फाइन, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्कुल एज इट इज सेम आई। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बहुत ज्यादा बोला जाता है कि जब फर्स्ट टाइम गैलियम डिस्कवर किया गया था, तब उसकी जो प्रॉपर्टीज थी ना वो इसके साथ मैच नहीं कर रही थी। ठीक है ना, तो मेंडलीव के रिकमेंडेशन से इसे दोबारा चेक किया गया, एंड जब दोबारा चेक किया गया बिल्कुल इसके साथ मैच कर गई। ठीक है ना। सो दैट इज बेसिकली द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव वाज सो श्योर कि ये प्रॉपर्टीज ऐसी ही आएंगी। अब इतनी श्योरिटी है तभी तो ये बंदा फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। फाइन, सो दैट इज ऑल अबाउट मेंटली पीरियोडिक टेबल। मिलते हैं कल अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो आज का पीरियोडिक टेबल है। क्लियर, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं।